नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के क्रम में ये आज का हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें आप लोग उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों को पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशालय को पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा परिषद को पढ़ेंगे, यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है उसके बारे में भी इसमें गहनता से देखेंगे, और जो उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको भी समझेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं उन्हें भी आज बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं उनके बारे में भी आज गहनता से अध्ययन करेंगे। और जो साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था। प्यारे साथियों, प्राथमिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा होती है, इन दोनों स्तरों के बाद एक तीसरा स्तर जो होता है, एक तीसरा स्तर आता है, वो है उच्च शिक्षा का। और इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक और कहीं न कहीं व्यावसायिक शिक्षाएं दी जाती हैं। तो आज़ादी से पहले अगर देखें, 1947 से पहले अगर बात करें, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे पहले उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए केवल 5 विश्वविद्यालय थे। कितने थे? केवल 5 विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालय और 16 महाविद्यालय थे। महाविद्यालय, ठीक है। तो ये जो 5 विश्वविद्यालय थे, ये कौन कौन से थे? तो पहला जो विश्वविद्यालय था वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक, ये इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद, ठीक है। दूसरा जो था वो था बनारस विश्वविद्यालय, ठीक। इसी तरीके से जो तीसरा था वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और जो चौथा था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, और जो पांचवा था वो लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये 5 विश्वविद्यालय थे 1947 से पहले। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी। बनारस विश्वविद्यालय ये 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, और डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये 1927 में स्थापित हुआ था, और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ था। तो ये 5 विश्वविद्यालय थे। ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसको 2005 में क्या होता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि इन विद्यालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई, और इसलिए उच्च शिक्षा व्यवस्था के संचालन और निर्देशन हेतु 1972 में
1972 में क्या होता है कि एक उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जाती। कहाँ पर? प्रयागराज में। क्यों? क्योंकि जब इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय बढ़े, तो कहीं न कहीं इनका संचालन एक उचित ढंग से होना चाहिए, उनका निर्देशन करने की आवश्यकता थी। तो कहीं न कहीं एक संस्था की ज़रूरत पड़ी, एक निदेशालय की ज़रूरत पड़ी। तो 1972 में क्या होता है, एक उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, कहीं न कहीं इनके और ज़्यादा अच्छे संचालन हेतु और कुशल संचालन हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इनके एक सफल और कुशल और अच्छे तरीके से और ही उम्दा तरीके से संचालन के लिए क्या होता है कि एक परिषद का गठन किया जाता है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, एक अधिनियम लाया जाता है। ये 1995 में लाया जाता है। क्या होता है कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम लाया जाता है। कब? 1995 में। और इसी अधिनियम के तहत इसी के तहत क्या होता है कि उच्च शिक्षा परिषद का निर्माण होता है। और कहाँ पर ये होता है? ये लखनऊ में। यहाँ पर लिख लीजिए, इसी के तहत उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका लखनऊ में, लखनऊ। ठीक, मुख्य रूप से जो इसका कार्य है, क्या कार्य है कि जो यूजीसी होता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके द्वारा जो समय समय पर जो भी सिफारिशें, जो भी नियम कानून, कायदा कानून, जो भी वहाँ से दिशा निर्देश आदि निर्गत किए जाते हैं, उन सभी दिशा निर्देशों को कहीं न कहीं ये जो भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें लागू कराना, उनके अनुसार उन संस्थाओं को चलाना, और कहीं न कहीं जो विश्वविद्यालय और जो भी महाविद्यालय हैं उनमें आपस में एक समन्वय स्थापित रखना और मानक के अनुसार उनमें सब में व्यवस्थाएं आदि करना, ये सारे कार्य उच्च शिक्षा परिषद के होते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया आपको कि जो समय समय पर जो यूजीसी आयोग है, ठीक, इसके द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जारी किए गए दिशा निर्देश, यहाँ लिख लीजिए, जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कराना तथा महाविद्यालय एवं विद्यालयों में आपस में समन्वय स्थापित कराना, मानक के अनुसार व्यवस्थाएं करना, ठीक है। तो ये कुछ कार्य उच्च शिक्षा परिषद के हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कार्य क्या है? समय समय पर जो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करवाना, ठीक है। तो
इसका जो गठन किया गया था वो एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम आया था 1995 में, उसी के तहत इसका गठन हो जाता है। और कब हो जाता है? 1995 में ये गठित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यूजीसी है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, आखिर ये क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसे नोट कर लिया। ये जो यूजीसी है प्यारे साथियों, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये क्या है? ये एक केंद्रीय आयोग है। कैसा आयोग है? केंद्रीय आयोग है। और मुख्य रूप से जो इसका कार्य है वो कार्य क्या है कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उन्हें कहीं न कहीं ये मान्यता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आदि को ये जो भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन्हें कहीं न कहीं ये अनुदान देने का काम करता है। क्या काम करता है? यहाँ लिख लीजिए, ये केंद्रीय सरकार का आयोग है। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसका अगर हम मुख्यालय देखें तो मुख्यालय भी यहाँ लिख लीजिए। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक। और इसका जो मुख्य कार्य है, कार्य क्या है कि जो विश्वविद्यालय आदि को मान्यता देना तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी हैं उन्हें महाविद्यालयों को अनुदान देना, इसका ये मुख्य कार्य है। ठीक है। कहीं न कहीं जो यूजीसी है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी नींव तो लगभग 1953 में रखी जा चुकी थी। यहाँ लिख लीजिए, इसकी स्थापना, तो इसकी जो नींव पड़ी थी वो 1953 में इसकी नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन मुख्य रूप से इसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुई। कब हुई? नवंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है। और किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ये उस समय प्यारे साथियों ये तात्कालिक ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? ये तात्कालिक शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक। इसमें एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है और कहीं न कहीं 10 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, 12 लोगों की ये कार्यकारिणी होती है। ठीक, तो इसको भी लिख लीजिए। इसमें जो सदस्य होते हैं, या इसमें लिख लो, एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। और इन सभी की जो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति ये केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है साथियों, किसके द्वारा नियुक्ति होती है? केंद्रीय सरकार द्वारा। और इसका जो मुख्यालय है वो हमने आपको बता ही दिया है, दिल्ली में है। और इसके 6 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। 6 क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं उनको भी देख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं। यूजीसी के 6 क्या हैं? क्षेत्रीय
कार्यालय है। ठीक, तो ये क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं इसको देख लीजिए। थोड़ा मैप के माध्यम से हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। इसमें एक तो यहाँ पर पड़ेगा पुणे में, ठीक, पहला कार्यालय महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा जो कार्यालय है वो यहाँ पर भोपाल में पड़ेगा, भोपाल MP, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये कोलकाता यहाँ पर पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। और जो चौथा क्षेत्रीय कार्यालय है वो यहाँ पर पड़ेगा गुवाहाटी, ठीक, असम में। और पांचवा यहाँ पर हैदराबाद, ये तेलंगाना में यहाँ पर पड़ेगा। और जो छठवां है वो बेंगलुरु, ये कर्नाटक, यहाँ पर पड़ेगा। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, ठीक है। तो UGC के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6 हैं, ठीक। इसके बाद ये नोट हो गया, साफ कर दूं। इसके बाद जो शिक्षकों के चयन आदि हेतु एक संस्था बनाई जाती है और एक विधेयक लाया जाता है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में। शिक्षकों के चयन हेतु एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम है उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग। उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग। और इसके निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में एक अधिनियम लाया जाता है। और ये अधिनियम 1980 में राज्य विधानमंडल में एक अधिनियम लाया गया। लिख लीजिए, एक अधिनियम लाया गया और पारित भी हो गया, ठीक है, पारित हो गया। इसके बाद क्या होता है कि 1980 में ही इसका गठन कर दिया जाता है। जब अधिनियम पारित हो गया तो इसका गठन भी 1980 में कर दिया जाता है। 1 अक्टूबर 1980 को इसका गठन कर दिया जाता है। और ये जो संस्था है इसने 1 नवंबर 1982 से कार्य शुरू कर दिया, ठीक है। और मुख्य रूप से जो इसका कार्य है वो कार्य क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति करना, ठीक है। और जो शिक्षक उच्च शिक्षण संस्थानों में अपनी मेहनत से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत तथा अच्छा बनाने का काम करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, उन्हें कहीं न कहीं सम्मानित भी किया जाता है। और सरस्वती और शिक्षक श्री जैसे सम्मान भी उनको दिए जाते हैं। जो शिक्षक बेहतर यहाँ लिख लीजिए, जो शिक्षक बेहतर कार्य करते हैं उन्हें 2 प्रकार के पुरस्कार, जैसे एक तो हमने बताया आपको सरस्वती पुरस्कार
और एक शिक्षक श्री पुरस्कार इनसे सम्मानित किया जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि उच्च शिक्षा में बेहतर योगदान करने वाले शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप तुरंत बता देंगे सरस्वती पुरस्कार और शिक्षक श्री पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु इस समय बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। जैसे बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय इसमें कार्यरत हैं। तो उनमें देखेंगे कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय ये कितने हैं और कौन कौन से हैं। प्यारे साथियों, यहाँ से सदैव क्वेश्चन बनते रहे और लगातार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहेंगे। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, लगातार यहाँ से क्वेश्चन बराबर निरंतर पूछे गए और हमेशा ये पूछे जाते रहेंगे। इसलिए कदापि इस टॉपिक को हल्के बिल्कुल नहीं लेना है। एक तरफ से मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, आप विधिवत अपनी नोट्स में लिखते जाइए। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या प्यारे साथियों 6 है। कितनी है? 6 सॉरी। तो ये जो संख्या है वो 6 है। तो इस संख्या के साथ उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो भारत का ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों वाला प्रदेश है। और अगर दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे स्थान पर कौन है? दिल्ली है। दिल्ली, यहाँ पर 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 5। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखते हैं। जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक। दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक। तीसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक। चौथा लखनऊ डॉक्टर वी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक। पांचवा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका फुर्सतगंज अमेठी। ठीक। इसी तरीके से अगला है रानी लक्ष्मीबाई
केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ कृषि लिख लीजिए, कृषि है, कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2013 में और ये 2014 में, ठीक है। और इसकी हमने आपको बताई दी 1887 में हुई थी, बनारस की 1916 में हुई थी, अलीगढ़ की 1920 में हुई थी, ठीक है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ इसकी 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। तो ये आपके हो गए केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप पेपर उठा के देखिए, कई बार ये पूछे गए हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। स्थापना संबंधी प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं। कभी कभी विश्वविद्यालय दे देगा और पूछ लेगा कि ये कहाँ पर है, तो उनके स्थान भी आपको याद रखने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, ये होते क्या हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय लिख लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं समझते होंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्यारे साथियों, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय जो होते हैं, इन पर क्या होता है कि सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का इस पर सीधा नियंत्रण होता है, ठीक है। इसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? इसे नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज ये क्या होती हैं? साथियों, जो यूजीसी एक्ट है, यूजीसी एक्ट, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो अधिनियम है, यूजीसी एक्ट है, एक्ट। तो इस एक्ट 1956 का ये एक्ट है। इस एक्ट की एक धारा है, धारा 3। इस धारा 3 के अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों को डीम्ड का दर्जा दिया जाता है, और जिस विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा दे दिया जाता है वो सीधे तौर पर यूजीसी के तहत और शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने लगती है। राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप उस पर खत्म हो जाता है, राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कि धारा 3 के तहत डीम्ड का दर्जा दिया जाता है, और जिन विश्वविद्यालयों को डीम्ड का दर्जा मिल जाता है, हमने आपको बताया कि वो डायरेक्ट यूजीसी के तहत और शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने लगती है। यहाँ लिख लो, जिन यूनिवर्सिटीज को वर्सिटीज को डीम्ड का दर्जा मिल जाता है वह सीधे यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। इन पर राज्यों का सीधा हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो सीधा हस्तक्षेप राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार का सीधा दखल होता है, वो कहीं न कहीं ये खत्म कर देते हैं, ठीक। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं अपने उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, यूपी में जो केंद्रीय डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज, वो प्यारे साथियों 4 हैं। कितनी हैं? 4। ये 4 कौन कौन सी हैं?
पहली तो है, एक तो बरेली में पड़ती है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये है इज्जतनगर बरेली में पड़ता है। एक दूसरा है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये कहाँ पर है प्यारे साथियों? ये पड़ेगा सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी, ठीक है। तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है झलवा प्रयागराज में, ठीक। इसी तरीके से अगला है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये पड़ेगा प्रयागराज। तो ये 4 जो संस्थान हैं ये प्यारे साथियों केंद्रीय डीम्ड हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आगे देखते हैं, जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। मुक्त विश्वविद्यालय, ये जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं साथियों, इन्हें ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं और ये दूरस्थ शिक्षा के लिए होती हैं। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है कि इन संस्थानों में एडमिशन लेने के बाद छात्र को शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना पड़ता है, वो घर बैठे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन संस्थाओं में अध्ययन के लिए शिक्षण संस्थाओं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ आप एडमिशन ले लीजिए, आप अपनी पढ़ाई घर पे रह के करते रहिए, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं एक दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम है। तो ये क्या होते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा हेतु होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि छात्र को इनमें छात्रों को अध्ययन हेतु शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना पड़ता है। छात्र घर पर ही अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात मुक्त विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम है मुक्त विश्वविद्यालय, उसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय, ठीक है। लेकिन ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश का। अगर भारत में देखें कि सबसे बड़ा जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो दिल्ली में पड़ता है, जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं,
वो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। कहीं न कहीं पूरे विश्व में भी वो सबसे बड़ा एक मुक्त यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय है। तो साथियों, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल आप लोगों ने आज उच्च शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिलहाल तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।